मेरा नाम है राजवीर कौर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले यू हैव टू नो अबाउट एरिया वेक्टर। सो पहले हम डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अभी तक जब आपने पढ़ा था कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस एरिया का सिंपल फॉर्मूला अगर हम लें तो सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल एंड इसमें जो इसकी लेंथ है दैट इज L एंड ब्रेड्थ इज B, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। सो एरिया वेक्टर मीन्स इसमें हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन होगी। एरिया वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ये दोनों टर्म जो है वो 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट हाँ कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th में इतने सीरियस नहीं होते बट 12th में आके सीरियस हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स जिनको ये पता है उनका ये रिवाइज हो जाएगा, जिन्हें नहीं पता वो ये टर्म्स को जान जाएंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं एंड वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। डॉट में अगर मल्टीप्लिकेशन को लिखें तो उसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस में अगर लिखें तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये दो वेक्टर्स हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, AB cos ऑफ थीटा। यहाँ पे आके ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, स्केलर। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, वो स्केलर होगा। मींस वो हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं बताएगा। स्केलर इटसेल्फ मींस जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, इट गिव्स ओनली अ वैल्यू, इट गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड। एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हम दो टर्म्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और वो दोनों टर्म्स क्या होनी चाहिए, वेक्टर्स। इसमें भी दोनों वेक्टर्स थी बट जो उनका रिजल्ट है वो स्केलर फॉर्म में है, इसीलिए हमने इसे नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो रिजल्ट आएगा इसका उसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी, मींस अगर इनका आंसर क्या है, साइन ऑफ थीटा, तो ये डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड होगी। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो हमें डायरेक्शन भी बताएगा, इट इंक्लूड्स डायरेक्शन आल्सो, सो इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन पता होगी एंड इस डायरेक्शन को आप याद भी रख सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो उसका जो फाइनल जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। मींस अगर सरफेस एरिया अगर हम निकाल रहे हैं, इसकी अगर लेंथ है A एंड ब्रेड्थ है B, तो उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, वो जा तो आउटवर्ड टू द सरफेस होगा या इनवर्ड होगा। मींस उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। अगर सपोज ये सरफेस है, सिंपल ये सरफेस है, इसको हम 3D नहीं अगर 2D मान के चल रहे हैं तो लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो इसकी बाहर की डायरेक्शन में होगा या फिर इस पीछे वाली डायरेक्शन में होगा। तो वेक्टर्स में कैसे होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, सपोज अगर उसका रिजल्ट आ रहा है A, तो वो वेक्टर फॉर्म में होगा, उसमें हम वेक्टर्स का साइन डालेंगे, वो हमें डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। बट इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें सिंपल सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी। तो हम सिंपल लिख सकते हैं इसको A डॉट B, जो इसका रिजल्ट है वो सिंपल मैग्नीट्यूड होगा
इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड इसका जो रिजल्टेंट है उसमें वेक्टर्स का साइन डालेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सो अब हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लिया। अभी एरिया वेक्टर में हम ये टर्म यूज करने वाले हैं वेक्टर्स प्रोडक्ट की। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम करेंगे उसमें हम स्केलर प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं। इसीलिए हमने ये दोनों टर्म्स को अभी डिफाइन किया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमारे काम आने वाली है। अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर्स क्या होता है। अब स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का पता चल गया आपको। अब इसमें एक और बात कि स्केलर प्रोडक्ट को हमने ए बी कॉस थीटा लिखा एंड इसको हमने ए बी साइन थीटा लिखा। बट कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉस थीटा यहाँ आना है या यहाँ आना है, साइन थीटा कहाँ पे आना है। तो इसमें एक छोटा सा एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे इस हमारी लेफ्ट हैंड साइड में डॉट ऑलरेडी है, तो राइट हैंड साइड में हम डॉट नहीं डालेंगे। ये सिर्फ ट्रिक है, आप अपने माइंड में रख सकते हो कि डॉट यहाँ पे अगर ऑलरेडी है तो इस साइड में डॉट कहीं नहीं आना। बट क्रॉस प्रोडक्ट में इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे साइन में यहाँ पे क्या है, डॉट। सो ये सिर्फ याद रखने की एक ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। चलते हैं एरिया वेक्टर्स की तरफ कि एरिया वेक्टर्स क्या होता है। उससे पहले हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। एंड क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है, ए बी साइन ऑफ थीटा। क्योंकि ये दोनों टर्म्स हम आगे यूज करने वाले हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया मीन्स अगर हमने यहाँ पे मैंने कोई एरिया बनाया, सपोज दिस इज एनी सरफेस, इसका मैंने एरिया फाइंड करना है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है कुछ इस तरह का। सपोज इसकी जो लेंथ है उसको हम नाम दे देते हैं L, और इसकी जो ब्रेड्थ है ये वाली साइड, इसको हम नाम दे देते हैं B। तो इसका अगर हमने सिंपल एरिया निकालना हो तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मीन्स एरिया इसका किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट अब हम बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर्स की। तो एरिया वेक्टर्स में क्या होगा, इट इंक्लूड्स डायरेक्शन ऑल्सो। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे होगी, सपोज यहाँ पे मैं अगर लिखूं एल वेक्टर क्रॉस, ये दोनों वेक्टर्स प्रोडक्ट हैं, तो वेक्टर्स प्रोडक्ट में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे एल क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था यूनिट वेक्टर का, जिसे हम इस तरह लिखते हैं, वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे अगर मैं वेक्टर्स की वैल्यू निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, यूनिट वेक्टर n, एंड तो n वेक्टर की मीन्स l वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, इस सरफेस पे अगर मैं इस यहाँ पे x एक्सिस, सपोज यहाँ पे मैं y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस बनाऊं, तो इसके परपेंडिकुलर मीन्स इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरफ क्या होगी, z एक्सिस। तो यहाँ पे x एक्सिस में मीन्स इस डायरेक्शन में जो लेंथ है, दिस इज ऑल्सो लेंथ, तो इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, i कैप, और इस y डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप। अब यहाँ पे वेक्टर्स है मीन्स l वेक्टर है, तो उसको मैं इस फॉर्म में अगर लिखूं, l जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, l, इसकी वैल्यू है l। तो यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पे, i कैप। सो क्रॉस, और यहाँ पे b की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो b क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, b ब्रेड्थ, और इसकी डायरेक्शन क्या है, j कैप। अब जो स्केलर टर्म्स हैं L इंटू बी, उसको मैं साइड में अगर बाहर निकाल दूँ तो
वेक्टर्स में इसको हम कैसे लिखेंगे, i क्रॉस j। तो i क्रॉस j हमेशा क्या होता है, k कैप। और k कैप क्या है, जी जो z एक्सिस की डायरेक्शन है दैट इज k कैप। अब इस केस में हमें एंगल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सिंपल पता चल गया कि i कैप एंड j कैप इनका जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू k कैप। सो ये है एक सिंपल मेथड जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर हमें अगर निकालना हो, एरिया वेक्टर, तो वो क्या होगा, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको हम एक और टर्म्स में लिख सकते हैं, आप इसको ए भी लिख सकते हो, आप इसको एस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ए ले रही हूँ, कैपिटल ए इज एन एरिया, तो वेक्टर्स की बात करें तो एरिया वेक्टर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो उसकी अगर डायरेक्शन मैंने बतानी हो तो वो क्या होगी, ए एन यूनिट वेक्टर। अब n क्या है, n इज अ नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये एक सरफेस है तो इसका अब मैंने एरिया वेक्टर निकालना है तो वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। अगर एरिया इस साइड है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। मींस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर सरफेस यहाँ है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल इसकी z एक्सिस पे, ऊपर या नीचे। अगर सिर्फ सरफेस यहाँ है तो z एक्सिस अंदर या फिर बाहर। सो अब हमने एरिया वेक्टर्स के बारे में तो पढ़ लिया कि एरिया वेक्टर क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। तो सबसे पहले वर्ड का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हो। बट यहाँ पे इस वर्ड का जो मीनिंग है वो फ्लक्स पे डिपेंड है। तो फ्लक्स का क्या मतलब है, फ्लक्स मीन्स मूवमेंट। सो यहाँ पे मूवमेंट किसकी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सो मूवमेंट की जगह पे अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, कहाँ से पास कर रही हैं, किसी एक सरफेस से पास कर रही हैं। सो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट इज डिफाइंड एज the number of electric field lines passing through the given surface। किसी एक सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज यहाँ पे मैंने एक सरफेस बनाया, ये एक सरफेस है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास करेंगी। सपोज इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई वो बहुत दूर दूर है, उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है वो बहुत कम है। तो इट मीन्स इस सरफेस में, इस पॉइंट पे हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है वो बहुत कम होगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसी सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अगर ज़्यादा पास हैं, सपोज यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं दे आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू दिस वन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगी वो इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। सो इन दोनों में एक और केस है कि अगर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, कि सपोज यहाँ अगर इतने ही डिफरेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, डिफरेंस इज सेम, जितना डिफरेंस यहाँ है उतना ही डिफरेंस मैंने यहाँ बनाया।
बट या इस केस में मैंने अगर सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा दिया, तो उसको मैंने अगर कुछ इस साइज का बना दिया, तो उसी सरफेस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा पास होंगी। तो इट मीन्स इस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इन तीनों केसेस में हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। दिस इज अ साइन ऑफ फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों केसेस में, दिस इज फर्स्ट केस एंड सेकंड केस एंड दिस इज थर्ड केस, इन तीनों केसेस में हमें क्या कंक्लूजन मिली कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस थर्ड केस में हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगी कि ये ए वेक्टर एरिया वेक्टर पे डिपेंड करती है। सो इस केस में अगर मैंने वेक्टर्स की बात की कि ई वेक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड ए वेक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर कंबाइन करें तो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, बट ये दो वेक्टर्स फॉर्म का, वेक्टर टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए cos of theta. So this is our main equation for electric flux. तो यहाँ तक हमारा जो फाइनल रिजल्ट है आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब हम अगर थीटास की वैल्यू अलग अलग लें, सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ हैं और उनके बीच कोई सरफेस है, सपोज अगर सरफेस इज लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सीधी पास कर रही हैं तो सरफेस कुछ इस तरफ है। अगर इस तरफ होता तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती, बट ये इस तरफ है तो मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है, इट्स लाइक दिस। सो यहाँ पे अगर सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या फिर ये या फिर ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ये, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं ये लूँ एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम एक्सिस। इट मीन्स कि जो उनमें एंगल होगा, इसको आप केस नंबर 1 ले सकते हो, इफ़ वी टेक थीटा इज 0 डिग्री, इफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, देन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, ई ए। अब सेकंड केस में अगर मैं इसको मैं परपेंडिकुलर लिखूँ, सपोज मैं इसको यहाँ पे नहीं इसी डायरेक्शन में रखूँ, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरफ पास कर रही हैं तो सरफेस इस तरह नहीं है, इसके यहाँ पर है। तो इस सरफेस के इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो वो तो इस सरफेस को टच ही नहीं करेंगी, वो इसके साइड से निकल जाएंगी, कुछ आगे से कुछ पीछे से। सो इट मीन्स कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट ही नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो फॉर्मूले से भी अगर हम देखें तो केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन cos
90 इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स जब cos 90 यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल फाइंड द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये दो केसेस हैं। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो मिनिमम होगी 0, तो और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो मैक्सिमम होगी। बट उसके बीच में अगर ये कोई भी एंगल बना रहा हो, एंगल किस तरह से बनाएगा ये, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो थीटा कैसे एंगल होगा, किस तरह से अगर हम उसको ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, ये जो सरफेस है इस तरफ नहीं, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में है। मीन्स सरफेस अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका जो एरिया वेक्टर है, सपोज मैं इस पॉइंट पे अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज एन एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इनमें जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे थीटा, जो यहाँ पे उसकी वैल्यू हम फिल करेंगे cos ऑफ थीटा। सो दैट्स इट अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप कि आपको सारा समझ में आ ही गया होगा, बट फिर भी स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, गुड बाय।